Swift once that's hit hard. In the air, through the gap. Oh, this should be taken. Chance, yeah, straight to the man. अस्सलाम वालेकुम जियो स्पोर्ट्स के क्रिकेट स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की सीरीज जारी है। T20 सीरीज मुकम्मल हो चुकी है, जबकि वनडे सीरीज 25 जनवरी से शुरू होने वाली है। पहला वनडे 25 जनवरी को ही खेला जाएगा। लेकिन T20 सीरीज में पाकिस्तान को शिकस्त हुई, उसमें पाकिस्तानी बॉलर्स का बड़ा अहम किरदार था, क्योंकि हमारे बॉलर्स को मूवमेंट नहीं मिल रहा था पिच से। हमारे एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि ये ड्रॉप इन पिचेस होने की वजह से हो रहा है। ड्रॉप इन पिचेस एक्चुअली होती क्या है, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट के सिकंदर बख्श। भाई क्या फिनोमेना है ड्रॉप इन पिचेस का? दानिश, ड्रॉप इन पिचेस का मतलब ये हुआ कि पिचेस जो हैं कहीं और बनती हैं, उनको लाकर ग्राउंड के ऊपर उतारा जाता है। और उसके बेसिक वजह यह है कि वो मल्टीपर्पज़ स्टेडियम्स होते हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के रग्बी होती है, फुटबॉल होती है, क्रिकेट होती है। तो वो क्रिकेट के सीज़न में उस जगह को गड़ा बना देते हैं, जो पिच है उसको खोद देते हैं उधर सांचे के अंदर। जैसे कि ये सांचा है, इस सांचे के अंदर मैं आपको जब तक तस्वीरें भी कुछ दिखाऊंगा कि इस तरह का सांचा होता है जिसमें पिच बनती है। 2 होते हैं और आपने देखा ये स्टील का सांचा होता है, और इसके अंदर इमेजेस भी मैं जब तक खोल देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। जब इस किस्म का सांचे के अंदर पिच बनती है तो जो इन्वायरमेंट होता है, जो पिच के इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट होता है, उसका इस पे असर नहीं होता। अगर सपोज करें बारिश भी हो जाए और ये कवर है, तो बारिश का पानी अंदर पिच पे जाएगा नहीं। तो पिच वैसी की वैसी रहेगी कि जैसे कि वो फैक्ट्री में बनाई गई है। मैं फैक्ट्री का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये पिचेस वहाँ कहीं और बनती हैं, ट्रकों पर लाद के इधर लाया जाता है। जिस तरह के मैं आपको पिक्चर्स दिखाता हूँ कि जैसे ये एक पिक्चर है जिसमें इसको उतारा जा रहा है। फिर दूसरी एक इमेज है, आप देख रहे हैं कि ये पिच बाहर से बनकर आई है और इसको इस पिच की जगह पे उतार दिया जाता है। 2 पिचेस होती हैं और उनको बना दिया जाता है, जैसे कि ये है, ये आखिरी लम्हात उसके ये होते हैं। और फिर जब ये मैच ख़त्म हो जाता है तो इसको ये पिच को निकाल कर वापस लेकर ये चले जाते हैं। थोड़ा सा हमने इसके लिए एमिनेशन आपने देखा वो हमने बनाया है कि ये इस तरह उसको वो लेकर आते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको इसको घुमाता हूँ, ये इस तरह की पिच आती है और इसमें ड्रॉप हो जाती है, और ड्रॉप होने के बाद पिच की शक्ल बिल्कुल इस तरह बन जाती है कि जैसे एक पिच है। तो ये इस तरह का ये एक सिलसिला होता है जिसके वजह से पिच के ऊपर वो जान नहीं होती, वो नेचुरल जान नहीं होती। जो हम घास भी लगाते हैं वो उसमें जो एक कुदरती जान होनी चाहिए वो नहीं होती। ये एक कवर्ड एरिया में पिच बनती हैं। तो ये ड्रॉप इन पिचेस इसलिए जो है थोड़ा सा पाकिस्तानी बॉलर्स को तंग कर रही हैं। किसी को भाई मसला तो ये हो जाएगा फिर कि दुनिया में सारी पिचेस एक जैसी हो जाएंगी, पिचेस में फर्क नहीं रहेगा, तो क्या मजा नहीं आएगा? ये दानिश, ये उन जगहों के लिए है जिन जगहों के ऊपर मल्टीपर्पज़ स्टेडियम्स हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, भारत में ऐसा नहीं है, साउथ अफ्रीका में नहीं है, ये उमन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया में भी ज़्यादातर जो ग्राउंड्स हैं वो क्रिकेट के लिए हैं, मगर को 1-2 ग्राउंड्स हैं जब सर्दियों में वहाँ पर खेला जाता है तो वो उस किस्म के ग्राउंड्स के अंदर जो है जो कि कवर्ड होते हैं, उधर ये ड्रॉप इन पिचेस बनाए जाते हैं। ठीक है जी, ड्रॉप इन पिचेस क्या होती हैं, किस तरह बनती हैं, तो आपने जाना, और हमारे बॉलर्स पर किस तरह का असर पड़ता है ये भी आपने देखा। लेकिन प्रोफेशनल वही होता है जो कि अपने आप को अडाप्ट करता है और मुख्तलिफ चीज़ों को अपना कर बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है। 16 खिलाड़ी पाकिस्तान के कौन से हैं जो वनडे स्क्वाड के लिए सेलेक्ट किए गए, उनमें से 11 कौन से टीम का हिस्सा होंगे, जानते हैं सिकंदर बख्श। भाई क्या लगता है आपको, कैसा स्क्वाड है वैसे टू स्टार्ट ऑफ? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको स्क्वाड बता देते हैं कि पाकिस्तान का क्या है। जो 16 लड़के हमारे पास ये मौजूद हैं कि जो कि खेलें। अब मेरी अपनी जो ज़ाती राय मैं उसके ऊपर बात कर सकता हूँ। जैसे कि अहमद शहजाद के परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, हम इसको हटा देते हैं। हफीज़ और अजहर के साथ हम ओपन कराते हैं। मेरे हिसाब से असद शफीक को जो है वन डाउन होना चाहिए। इसकी बेसिक वजह यह है कि ये स्टडी खेलते हैं, हमें इनको डेवलप करना पड़ेगा। अब मारधार वाली क्रिकेट खत्म हो गई। शोएब मकसूद, वेरी सॉरी, उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है, हो सकता है हमें उन्हें हटाना पड़े और शोएब मलिक चौथे नंबर पर आएँ ताकि थोड़ा सा जो उनका एक्सपीरियंस हम इस्तेमाल करें। बाबर आजम को हम 5वें नंबर पर खिलाते हैं इसलिए कि वो बहुत स्टडी खेलते हैं, हमें इनसे भी काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। फिर हम सरफराज को लाएंगे, विकेट कीपर बैट्समैन, और रिजवान को हमें रेस्ट देना पड़ेगा ताकि वो उनकी अभी इस फिलहाल जगह नहीं मिली। इमाद वसीम इसके बाद आते हैं ताकि हमारी बैटिंग और एज अ बैटिंग ऑलराउंडर वो खेले। जफर गौहर को मैं इसलिए लेकर आऊँगा कि ये स्पेशलिस्ट स्पिनर है, और हमें स्पिनर को इसलिए लेकर आना है कि अभी हमने भारत में और बांग्लादेश में खेलना है, हमें एक स्पिनर को डेवलप करना है। यासिर शाह मौजूद नहीं है, अजमल हमारे साथ मौजूद नहीं है, तो हमें एक स्पिनर को डेवलप करना है। जब हमने इनको भेजा है तो इनको पूरा हमें चांस देना चाहिए। अनवर अली हो सकता है आखिरी मैच की वजह से उनको इतना मौका ना मिल सके, मगर मेरी फर्स्ट चॉइस फास्ट बॉलिंग में इरफान होंगे। हमने इनको बार बार प्रमोट किया है कि मेरे हिसाब से इरफान को दोबारा अपनी जगह आना चाहिए। जो पीसीबी के इस वक्त लाडले तरीन प्लेयर हैं वो मोहम्मद आमिर हैं, जिनको वो मौके पे मौका देना चाहते हैं। उम्मीदें लगाए रखी कि कहीं ना कहीं जाके ये परफॉर्मेंस ज़रूर देंगे, वो वहाँ होंगे। राहत एक ऐसा लड़का है जो नया आया है, वहाब उनकी पेस की वजह से उनको रखा जाए। राहत हो सकता है कि वो रेस्ट करे,
पहले मैच के लिए। तो मेरे हिसाब से ये 11 टीम होंगी कि अजहर, हफीज़, असद, मलिक, बाबर आजम, सरफराज, इमाद, जफ़र गौहर, इरफान, आमिर और वहाब। ये मेरी चॉइस है दानिश। ठीक सिकू भाई, वैसे तो देखने में बज़ाहिर बड़ा मजे का स्क्वाड लग रहा है, लेकिन आपको लगता है कि जो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट है वो अहमद शहजाद को टीम से बाहर रखेगी और असद शफीक को टीम में शामिल करेगी, शोएब मकसूद नहीं खेलेंगे, मोहम्मद रिजवान नहीं खेलेंगे और बाबर आजम को टीम में शामिल किया जाएगा, जफर गौहर को एक्सपेरिमेंट किया जाएगा? आपको लगता है ये होगा? नहीं, देखिए ये वो करे ना करे, उनके जहन में क्या है मुझे नहीं समझ में आता, मगर हमें अब जो है असद शफीक और बाबर आजम को डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप देखें कि हमारे जो विलियमसन खेलते हैं न्यूजीलैंड के, वो स्टडी खेलते हैं मगर बीच में शॉट मारते हैं। आपको इन्हें कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, इनको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका रोल क्या है, आपने किस तरह खेलना है, आपको हमने टीम में क्यों रखा है, अगर आप टीम में होंगे तो आप क्या रोल अदा कर सकते हैं। तो हमें उनको बताना है, उन्हें कॉन्फिडेंस देना है, हमें फ्यूचर के लिए अपनी टीम को बिल्ड करना है। और जब हम दूसरा T20 हारे थे तो आपने ये कहा था कुछ प्लेयर्स ऐसे होने चाहिए पाकिस्तान टीम में जो तीनों फॉर्मेट खेलते हो, तो ये दोनों प्लेयर ऐसे हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलने की सलाहियत भी रखते हैं। बेंच पे इस वक्त कौन है हमारे पास सिकू भाई? देखिए हमारे, अगर हम बेंच है, ये हमने बेंच बनाई है, अगर हम बेंच में देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो है बेंच में है मोहम्मद रिजवान। अब मोहम्मद रिजवान एक ऐसा खिलाड़ी है जो डिबेटेबल है, जिसको हम शामिल कर सकते हैं, इसलिए कभी इसको पूरा मौका सही तरीके से नहीं मिला। अगर हम दूसरे प्लेयर की तरफ देखें तो हमारे पास अहमद शहजाद है। अहमद शहजाद हो सकता है कि थोड़ी सी इनको फेवर मिले, मगर जिस तरह की फॉर्म लगी हुई है, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं और जिस तरह के उन्होंने अभी क्रिकेट खेली है, तो हो सकता है मेरे हिसाब से उन्हें बाहर बिठा के थोड़ा सा सबक देना चाहिए। फिर अब तीसरा जो शख्स है वो शोएब मकसूद है, जिनके परफॉर्मेंस हमने देख ली है, इंग्लैंड के खिलाफ भी हमने इनको खिलाया, अभी T20 में खेले, वो इतना ज़बरदस्त मैच नहीं, अपनी फॉर्म नहीं दिखा सके। अब हमारे पास दो हैं बॉलर्स, अगर हम देखें, एक है अनवर अली, जो पिछला मैच थोड़ा सा उनकी पिटाई बहुत ज़्यादा हो गई है, पहले ही ओवर उन्होंने 16 रन दे के पूरा टेम्पो जो है T20 का ख़राब कर दिया था। और फिर आखिरी जो एक खिलाड़ी हैं वो है राहत अली। क्या हमें राहत को चांस देना चाहिए? राहत यहाँ आके इसलिए फंस जाते हैं कि 3 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ऑलरेडी हैं उधर, एक आमिर है, एक इरफान है, एक वहाब है, तो क्या इनकी जगह बनती है? या हम आमिर को एक आधा मैच देखने के बाद या जिस बॉलर को भी अगर उनकी फॉर्म नहीं लगती तो हमें राहत को ज़रूर चांस देना चाहिए। ये हमारी बेंच है। ठीक, सिकंदर बख्त का ओपिनियन आपने सुना कि 11 लड़के कौन से होने चाहिए जो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए मैदान में उतरे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे रन्स मशीन मोहम्मद यूसुफ और क्रिकेट के राजा रमीज़ राजा भी। उनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन किस तरह डेवलप किया जाए, किस तरह क्रिएट किया जाए ताकि टीम जीत की राह पर चल सके। हमारे साथ में वेलकम बैक जियो स्पोर्ट्स के क्रिकेट स्पेशल के साथ एक बार फिर हाजिर है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको इंट्रोडक्शन कराया उस 16 अपनी स्क्वाड का जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेंगे तो 11 जिसकी पॉसिबिलिटीज भी सिकंदर बख्त ने आपको बताई। सीधे चलते हैं रन्स मशीन मोहम्मद यूसुफ के पास। यूसुफ भाई, सिकंदर बख्त ने एक 11 रुकनी स्क्वाड बनाया है, ये बेस्ट पॉसिबल स्क्वाड है हमारी नज़र में। सिकू भाई, क्या है वो स्क्वाड, आप शेयर करें यूसुफ भाई, ताकि हम फिर इस पर डिटेल में बात करें। राइट यूसुफ, आपको मैं बताता हूँ जो मेरा आइडिया है वो ये था कि अगर हम अजहर और हफीज़ से ओपन कराएं, 1 डाउन हम असद को रखें, चौथे पे हम मलिक को रखें और उसके बाद 5वें पे बाबर आजम को, 6th पे हमारा विकेट कीपर आए सरफराज और उसके बाद 7th के ऊपर इमाद वसीम। फिर मैंने जफ़र गौहर को रखा है और जफ़र गौहर का रखने की वजह है कि मैं चाहता हूँ कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर हो, इसलिए कि हमें उसको भारत में और बांग्लादेश में उसको खिलाना है। और वहाब रियाज, आमिर और इरफान मेरे बॉलिंग के चॉइस हैं। तो आपको कैसा लग रहा है, ये टीम कुछ बैलेंस लग रही है या आप समझते हैं कि इसमें बैटिंग कम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहीं ऐसी बात नहीं है। जो मेरा ख़्याल है कि जो इस टाइम अवेलेबल टीम है, जो टैलेंट है वहाँ, उसमें ये काफ़ी बेहतर टीम है, काफ़ी बैलेंस है। 3 फास्ट बॉलर हैं, जेन्युइन फास्ट बॉलर हैं, तीनों 145 प्लस हैं, तो ये बड़ी ज़बरदस्त अटैक होगा बॉलिंग का। स्पिन में इमाद वसीम और जफ़र गौहर आ जाएंगे, लेकिन ये दोनों एक ही टाइप के हो जाएंगे। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा, इमाद वसीम अभी तक जो मैंने पहले भी बात की थी कि इसका टर्न नहीं होता, इसका बॉल अंदर ही आता है, तो इसको या तो टर्न सीखना पड़ेगा। अभी तक हमने टर्न देखा नहीं इसका। और जफ़र गौहर थोड़ा सा ये है कि वो टर्न भी कर लेता है और बैटिंग दोनों कर लेते हैं, फील्डर भी दोनों बहुत अच्छे हैं। तो मेरा ख्याल है काफ़ी बैलेंस टीम आपने बनाई है, लेकिन डिपेंड करता है अब मैनेजमेंट वहाँ की क्या टीम खिलाती है, कैप्टन और कोच क्या सोच रहे हैं। लेकिन डिस्कस किया था
और सिकू भाई ने इससे पहले भी वजाहत की थी कि जफ़र गौहर जो है वो स्पेशलिस्ट स्पिनर है और इमाद वसीम जो है वो एज एन ऑलराउंडर खेलता है, तो हमें एक स्पेशलिस्ट स्पिनर की अब ज़रूरत है, स्पेशली क्योंकि यासिर शाह नहीं है। आपकी क्या राय है इस पर? जी बिल्कुल, यासिर शाह का काफ़ी बड़ा लॉस हो गया पाकिस्तान को और उसकी जगह हमें स्पेशलिस्ट स्पिनर तो खिलाना ही पड़ेगा और लाजमी ही खिलाना चाहिए, क्योंकि आजकल अगर आप देखें विकटें वहाँ अच्छी हैं, बैटिंग करने के लिए साजगार हैं, बैट्समैनों के लिए आराम से रन्स बनते हैं। कल आप देखें उन्होंने 196 या 7 रन्स बनाए और बड़े आराम से बनाए, कोई ऐसी उन्होंने अवाई दवाई शॉटें नहीं मारी हैं, गैप्स में मारी हैं, और जब वो सीधा मारना चाहते थे उसको क्लियर करते थे बाउंड्री को। तो बैटिंग के लिए विकटें बहुत अच्छी हैं, लेकिन थोड़ा सा सेंसिबल होकर हमें खेलना पड़ेगा, थोड़ा सा टेक्निक को यूज़ करना पड़ेगा, गैप्स में खेलना पड़ेगा, तो हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। और जो विकटें हैं जिसकी, उसके लिए मेरे ख्याल हमें स्पिनर जो जेन्युइन स्पिनर हैं वो ज़रूर एक आधा हमारा टीम में होना चाहिए, ताकि वो रन्स भी रोके और विकेट भी ले सके। ये जो करंट स्क्वाड हमने डिस्कस किया है यूसुफ भाई, जो हमने 11 स्क्वाड डिस्कस किया है, इसमें हमने असद शफीक को अंदर रखा है और अहमद शहजाद बाहर हैं, शोएब मकसूद भी बेंच पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनको हमने टीम में शामिल नहीं किया है। आप समझते हैं टीम मैनेजमेंट मुत्तफिक होगी इन चीज़ों से? हाँ, रिजवान भी बेंच पे हैं इस वक्त। ये 3 बैट्समैन हैं जो बेंच पे बैठे हैं। देखिए जो करंट फॉर्म चल रही है, मेरा ख्याल उसको सामने रखते हुए सिकू भाई ने भी टीम बनाई है, और मेरा ख्याल है कि इससे टीम मैनेजमेंट को मुत्तफिक होना चाहिए और ऐसे प्लेयर्स को चांस देना चाहिए कि जो नेट्स में तो देख ही रहे होंगे ये अब 2-3 दिन से कि कौन कैसा खेल रहा है, और मेरा ख्याल है कि जो अच्छे प्लेयर होते हैं, और विकी भाई कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के बहुत बड़े प्लेयर हैं, दुनिया के बहुत बड़े प्लेयर हैं, और उन्हें जो भी लड़का नेट में खेल रहा होगा नज़र आ रहा होगा कौन फॉर्म में कौन नहीं। तो मेरा ख़्याल है कि ये जो टीम हम लोगों ने बनाई है, जैसे सिकू भाई ने बनाई है, तो हम एक ही वो पैनल के हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये टीम बेहतर बनाई है उन्होंने पाकिस्तान की फेवर में। नहीं, मैंने जो करंट फॉर्म का आपने जिक्र किया, तो शोएब और शहजाद का मैंने इसलिए उसको बाहर रखा। रिजवान एक ऐसा लड़का है जिसको प्रॉपर मौका नहीं मिल सका। ये वाकई में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और शायद रिजवान एक वाहिद प्लेयर ऐसा है जो फिलहाल डिबेटेबल है कि जी उसको आप टीम में शामिल कर सकते हैं, वरना अहमद शहजाद और शोएब मकसूद तो बहुत लेट डाउन कर चुके हैं। एक और जो दानिश जो आर्गुमेंट का पॉइंट है वो ये है कि क्या इन शहजाद और शोएब को दोबारा चांस दिया जाए। हाँ, इसलिए कि देखिए वो पीछे से थोड़ा सा फेल होते हुए आ रहे हैं, उनकी फॉर्म अच्छी नहीं लगी हुई, क्या उस बैड फॉर्म को उनको वनडे में भी कंटिन्यू करना चाहिए? इसलिए कि मुझे ये डर लगता है अगर हम शहजाद को अंदर खिलाएं तो कहीं वो ज़्यादा डॉट बॉल्स ना खेलें, उनका सर्वाइवल का चांस हो जाएगा, इसलिए कि वनडे में तो वो डॉट बॉल ज़्यादा खेल सकते हैं कि वो फिर टीम के लिए नुकसानदेह ना हो जाए। तो ये एक बड़ा फैसला है कि जो कि टीम मैनेजमेंट को करना है और बड़ा स्ट्रांगली करना चाहिए। अब 2 फास्ट बॉलर भी बाहर बैठाए हुए हैं, राहत और अनवर अली। अनवर अली ने जो पिछला स्पेल किया वो इतना मज़ेदार नहीं था, तो हो सकता है उनके फेवर में वोट ना गिरे, मगर राहत ऐसा खिलाड़ी है कि जो टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छी गेंद करता है, तो वो एक ऑप्शन है। मगर हमारे पास 3 या 4 तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स हैं, और आमिर इस वक्त लाडले हैं, तो वो तो हर लिहाज से खेलेंगे, इसलिए कि उनको कहा जा रहा है कि जी अगले मैच में कर लेगा, अगले मैच में कर लेगा। हो सकता है 5-6 मैचों के बाद अचानक वो एक अच्छा स्पेल कर दें, मगर क्या ऐसे चांसेस हर एक को मिलेंगे या सिर्फ ये आमिर के लिए क्रिएट किए गए? यूसुफ भाई आपको हमारी आवाज़ आ रही है? तो स्पॉट पे स्पेसिफिक थोड़ी आ रही है लेकिन कम है, आप पूछें क्या पूछ रहे हैं? जी, स्पॉट पे स्पेसिफिकली बात करते हुए क्या गलतियां हैं जो 11 रुकनी स्क्वाड को सेलेक्ट करने में पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट कर सकती है आपकी नज़र में? देखिए बॉलिंग की बात कर रहे हैं कि बैटिंग की भी बात कर रहे हैं? 11 रुकनी स्क्वाड की बात कर रहे हैं। देखिए इसमें अभी सिकू भाई एक नाम लिया उन्होंने, राहत अली का, तो ये पहले बात नहीं हुई थी, मेरे जहन में भी नहीं था कि ये टीम में है कि नहीं। ये एक ऐसा बॉलर है जो सीम पर बॉल करता है, और इसका बॉल सीम होता है, आपने वर्ल्ड कप में भी देखा होगा, और अबू धाबी दुबई जैसी विकेटों पे भी इसका बॉल सीम होता है, तो इसमें एबिलिटी है बॉल सीम करने की। बाकी तो T20 में कोई भी बॉलर नहीं बचा जिसको मार ना पड़ी हो, सबको मार पड़ी है। तो इस पे तो अब यही है कि अब वकार भाई को देखना है कि कौन से बॉलर जो हैं वो वनडे में हमारे लिए अच्छा साबित हो सकते हैं, पाकिस्तान टीम के लिए जो अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से राहत अली बुरी ऑप्शन नहीं है, अगर उसको भी आजमाया जाए तो वो पाकिस्तान के लिए सूतमंद हो सकता है। वैसे सिकू भाई ये इस बात में दम है, राहत ने हमें सर्व किया है और खासतौर इन पिचेस पे सर्व किया है, अगर राहत टीम में आते हैं तो फिर किसकी जगह आते हैं? देखिए मज़ेदार बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि आमिर तो लाडले हैं, उनको इतने मौके दिए जा रहे हैं कि और उम्मीद अभी तक हमारी नहीं टूटी है, पूरे जो लोग उनको लेकर आए हैं बहुत जल्दी के अंदर। कल तो वसीम अकरम ने भी मेरी बात की तायद कर दी कि जनाब उसको बहुत जल्दी में लेकर आए, मैं भी यही कह रहा था कि बहुत जल्दी में लेकर आएँ, तो वो उस जल्दी में उसको
चाहते हैं कि वो किसी तरह परफॉर्म कर दे, मगर मेरी फर्स्ट चॉइस होगी इरफान, ठीक है। अब दूसरी चॉइस जो वहाब की है, वहाब तेज तो गेंद कर रहा है, मार बहुत खा रहे हैं, 5 उन्होंने, हाँ 5 आउट किए उन्होंने, जी। मगर उनकी जो औसत है, इकोनॉमी रेट है वो 10 रन का है, जो कि इतनी अच्छी बात नहीं थी T20 में। अदर हैंड भाई, सॉरी। अच्छा एक और चीज दानिश, जो कल एक सवाल उठाया हुआ है लोगों ने, जो एक्सपर्ट्स ने, कि जी उससे नया गेंद क्यों नहीं कराती है, वो क्विक है। आपने अनवर अली को दिया, उसने पहले ही हाथ खोला, उसने चौका मार दिया, 16 रन पहले ओवर में बन गए, पूरा रिदम जो है उनके फेवर में चला गया, हम अंडर प्रेशर आ गए। तो जो तेज बॉलर होता है, जो हमारा फास्टेस्ट है, वो आके गोली की तरह एक ओवर तो कर दे ना, हिलाए उनको थोड़ा सा, वो हम नहीं कर पा रहे। इकोनॉमी रेट की बात कर रहे हैं यूसुफ भाई, सिक्कू भाई, अगर हम इकोनॉमी रेट देखें तो आमिर का भी वही इकोनॉमी रेट है जो वहाब का है। दोनों ने ऑलमोस्ट 9-10 के एवरेज से रन दिए, लेकिन वहाब ने 5 विकेटें लिए और आमिर ने 3 मैचेस में 1 विकेट लिए, तो फिर वहाब का खेलना तो बनता है। नहीं, बनता तो दोनों का ही है। देखें, बात ये है कि आमिर 5 साल बाद आया है, उसको थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं, उसने, अगर आप उसके पहले 2 ओवर देखें आमिर के, तो पहले 2 ओवर में उसने 13 रन दिए हुए हैं और आखिरी 2 ओवरों में उसको रन्स पड़े हैं, तो ऐसी विकेट नहीं ले पा रहा है, ये एक और चीज़ है। लेकिन अगर आप कहें जी आमिर जहां छोड़ के गया था वहीं एकदम शुरू कर दे, तो ये नहीं हो सकता। बिल्कुल। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम ज़रूर दें। अगर हमने यही करना था कि उसको ड्रॉप करना है, तो फिर उसको लेके नहीं जाना चाहिए था। लेकिन अभी उसको थोड़ा टाइम दे, बॉलिंग वो कर रहा है, नया बॉल से अच्छी बॉलिंग कर रहा है। इमाद वसीम ने भी पहले मैच में अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन कल भी उसको 17 रन्स पड़े पहले ओवर में। तो इसका ये मकसद नहीं कि जिसको रन्स पड़ जाएंगे उसे निकाल देंगे, उसकी एबिलिटी पे शक है तो फिर बात की जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिक्कू भाई, कि एक गलती तो चले हो गई, उसको जल्दी खिला दिया, अब दूसरी गलती ना करें, उसको जल्दी खिला नहीं, तो मैंने तो इसलिए तो मैंने उसको टीम में नाम रखा है कि भाई आप उसको चांस तो दें। अब हमने T20 में देखा कि वो इम्पैक्ट नहीं डाल सका, तो हो सकता है कि 50-50 जो 50 ओवर्स का गेम होता है, उसमें थोड़ा सा बैट्समैन जो है इतने ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होता, कुछ ओवर्स वो आराम से भी खेलते हैं, तो हो सकता है उसके अंदर वो सेटल्ड हो जाए, उसको मौका मिल जाए, कोई गेंद उसका स्विंग होना शुरू हो जाए, जो कि ड्रॉप इन पिचेस पे नहीं हो रहा, तो हमने इसीलिए उसको वहाँ रखा हुआ है। मगर जो असल जो खेल ये है कि जो न्यूजीलैंडर्स हैं वो फास्ट या मीडियम फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलते हैं, सारी ज़िंदगी वो अच्छा खेलते हैं उनको, इसलिए कि वहाँ होते ही वही हैं, तो हमें स्पिनर पे ज़्यादा थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। ठीक, हम उन प्लेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनकी पोजीशन थोड़ी सी मशकूक है, थोड़े से क्या खेलेंगे या नहीं खेलेंगे उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जैसे हफीज़ हैं और अजहर अली हैं और शोएब मलिक हैं। इन सारे प्लेयर्स से एक्सपेक्टेशंस हमें बहुत हैं यूसुफ भाई, इन सबको डिलीवर करना होगा अगर पाकिस्तान ने एज अ वनडे स्क्वाड परफॉर्म करना है। देखिए दानिश भाई, जब हफीज़ ने पहले मैच में 60 किए थे तो सब तारीफ़ कर रहे थे, हमने भी की थी क्योंकि अच्छा खेला था। लेकिन उसके साथ साथ मैंने एक बात ये भी की थी कि अच्छा प्लेयर वो होता है जो मुसलसल रन्स करता है, 6-7 मैचों में 2 में फ्लॉप होता है, 4-5 में रन्स करता है, जैसे विलियमसन कर रहा है, गप्टिल कर रहा है, दूसरे उनके प्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉपर प्लेयर हैं, बैट्समैन नज़र आते हैं कि वो हर दूसरे मैच में रन्स कर रहे होते हैं। हमारे प्रॉब्लम ये है कि अगर एक मैच में करते हैं तो 2-3-4 ऐसे ही निकाल देते हैं, तो इसका मकसद है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और ये हमारे आप मुसलसल मेरा ख्याल है कि 2-3 साल से ये मैं बात कर रहा हूँ मुसलसल, आप लोग भी सुन रहे होंगे सारी, ये बात मुसलसल होती है कि हमारे प्लेयर ऐसे हैं जो एक में करते हैं फिर 3-4 वैसे गुजार देते हैं। अब 2 मैच तो गुजार दिए उन्होंने वैसे ही T20 के, और जो बंदा पहले मैच में 60 करे वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं हो सकता। सही बात है, और अच्छे आउट ऑफ फॉर्म नहीं, अच्छे किए, अच्छे किए, तो इसका मतलब है टेक्निक में या बैटिंग में प्रॉब्लम है। जहां थोड़ा अच्छा बॉल हो जाए या अच्छी विकेट मिल जाए वहां मुश्किल होती है। तो इसका मतलब है कि हमें अब कुछ सोचना चाहिए, मैनेजमेंट को भी और सेलेक्टर्स को भी, कि हमें ऐसे प्लेयर्स लाने चाहिए या इन्हीं प्लेयर से ऐसी बात करनी चाहिए कि भाई हमें 5-6 में से 4 में रन चाहिए, 2 में रन नहीं चाहिए। यहाँ तो मेरा मकसद 4-4 मैच वैसे ही चले जाते हैं। जो भी आप नाम ले रहे हैं वाकई हमें इनसे परफॉर्मेंस देनी है, क्योंकि सबसे पुराने प्लेयर ये हैं। अब असद शफीक से या रिजवान से या सुहेब से, इन लोगों से तवक्को नहीं कर सकते, ये सपोर्ट करने आए होते हैं सीनियर्स को। असल काम सीनियर्स का होता है, सीनियर्स से रन्स करने। जब मैं टीम में आया था तो सईद भाई और इंजमाम भाई की सपोर्ट कर रहे होते थे हम लोग, असल काम ये करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग सीनियर हुए फिर अल्लाह ने हमसे भी काम लिया, फिर जो उस वक्त जूनियर थे वो थोड़ा सपोर्ट करते थे। आगे मैं, यूनस, इंजी भाई भी उस वक्त तक खेलते थे, अब्दुल रज़ाक था, वो फिनिशर था ज़बरदस्त। ये सब मेरा ये आइडिया था कि देखें जैसे विलियमसन को उन्होंने प्रमोट करके वनडे में T20 में भी लेकर आ गए, ठीक है, वो करेक्ट खेलता है, साथ में शॉटें मारता है, उसको कॉन्फिडेंस दिया। क्या हम अपने जो करेक्ट प्लेयर्स हैं, टेक्निकली साउंड प्लेयर हैं, उन्हें क्यों ना बनाएं?
फ्यूचर के लिए। जैसे असद शफीक है, वो सॉलिड खेलता है, टेस्ट में उसका एक टेम्परामेंट नजर आता है, बाबर आजम है, इन लड़कों को हम प्रमोट करें। सीकू भाई, ये तो काफ़ी मरतबा हमने कह दिया है कि जो अच्छे प्लेयर हैं उनको ऊपर लाएं और उन पर मेहनत करें, उनकी फिटनेस ऐसी करें कि जब हिटिंग करनी पड़े तो वो ग्राउंड से बाहर भी फेंकें। जैसे विलियमसन वो ग्राउंड से बाहर भी फेंकता है, गप्टल है, गप्टल भी ग्राउंड से बाहर फेंकता है, उनका मनोरो आया वो भी, रॉस टेलर है वो भी। ये सारे प्लेयर जो हैं ये पहले वो इनकी एबिलिटी देखते हैं, टेक्निक देखते हैं, उसके बाद इन प्लेयर्स पे वो मेहनत करते हैं, इनको बनाते हैं, इनकी फ़िटनेस लेवल बेहतर करते हैं। हमारे असल में प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं छक्के चौके लगते रहें। छक्के चौकों से कभी भी मैच जीता नहीं जा सकता जब तक कि प्रॉपर हिटिंग ना की जाए, प्रॉपर तरीके से खेला ना जाए। जैसे उन्होंने 167 चेस किया बगैर विकेट के, वो अंधाधुंध घुमा रहे होते तो वो टीम भी हार जाती, वो भी कोई 20-30 रन से हार जाती। उन्होंने प्रॉपर शॉट्स खेले हैं, गैप में खेले हैं। ये सीखना पड़ेगा, हमें लर्न करना पड़ेगा, इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। हमारे प्लेयर्स जो खेलने की बात कर रहे हैं, खासकर वनडे सीरीज में प्रॉपर शॉट्स खेलने की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। T20 सीरीज में जैसे ऐसे प्लेयर्स खेल के चले गए और 20 ओवर भी पूरे नहीं खेले। खैर, बातें बहुत सारी बाकी हैं अभी कि वो कौन से सीनियर प्लेयर्स हैं जिन पर अब जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और जूनियर प्लेयर्स को किस तरह अपनी जगह मनवानी होगी टीम में। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद क्रिकेट के राजा रमीज राजा से। सिकंदर बख्त भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जियो स्पोर्ट्स क्रिकेट स्पेशल के साथ एक बार फिर हाजिर है क्रिकेट के राजा रमीज राजा भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रमीज, ब्रेक में जाने से पहले हम पाकिस्तान के 11 अपनी स्क्वाड को डिस्कस कर रहे थे, किसको टीम का हिस्सा होना चाहिए और किसको नहीं होना चाहिए। काफ़ी सारी गलतियां भी नज़र आ रही हैं हमें 16 रुकनी स्क्वाड की सिलेक्शन में। आपको क्या लगता है पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरह का होना चाहिए? पहले टीम सुन लेते हैं हम सिकंदर बख्श जो उन्होंने 11 अपनी स्क्वाड बनाया। सिकू भाई, रमीज, हमने कुछ इस किस्म की टीम बनाई है कि हमने हमारे हिसाब से अजहर हफीज़ को ओपन करना चाहिए, असद मलिक और बाबर आजम नंबर 5 तक, 6 पे सरफराज, 7 पे इमाद, फिर जफ़र गौहर बिकॉज वी नीड अ स्पिनर, स्पेशली स्पिनर, और फॉलोअर में वहाब, आमिर और इरफान। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें कोई और तब्दीली हो सकती है या ये टीम आपको कुछ बेहतर नज़र आती है? नहीं, टीम तो सही है। अगर आप एक रेगुलर ऑपोजिशन से खेल रहे हैं सीकू तो मतलब है परफेक्ट साइड है, मगर मैं ये चाहता हूँ कि किसी तरह से हम स्पिन ऑप्शन को ज्यादा इस्तेमाल करें न्यूजीलैंड। नहीं तो जफर, देखिए हमारे पास एक जफर गौहर के अलावा नीचे रिजर्व बेंच पे कोई और नहीं है। हाँ, तो मतलब मेरा यही था और मेरी तो आज ब्रेकफास्ट के ऊपर इनसे बात भी हो रही थी, जो टीम का थिंक टैंक है, कि आई थिंक हमने थोड़ा सा गलत खेल लिया है कि हम उनके नवाला बन गए थ्रू मीडियम पेस एंड पेस, क्योंकि पेस को इन पिचेस के ऊपर ये बहुत अच्छा खेलते हैं। जब भी आप सीधी बॉलिंग करने के लिए आए तो 6 में से 2 बॉलों में कुछ ऐसा लग रहा था कि शायद कोई आउट हो जाए, या आपको ज्यादा ऑप्शन स्पिन के आजमाने चाहिए न्यूजीलैंड को हराने के लिए, चाहे जैसी मर्जी कंडीशन है। तो अब शोएब मलिक का इस्तेमाल होना है तो उसको रेगुलर 10 ओवर करवाएं, इसी तरह से गौहर है उसके 10 ओवर पूरे करवाएं, और इमाद वसीम से करवाएं। फिर उसके बाद जो भी आपका जो अजहर अली है उसको बॉलिंग करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बचत तभी होगी जब ये पेस ऑफ द बॉल के तहत, स्ट्रेटजी के तहत उतरेंगे इस मैदान में, अदरवाइज कोई चांस नहीं। जितनी हमने पेस बॉलिंग देखी है, शायद इरफान के आने से थोड़ी सी रिस्पेक्ट देने उसको नए बॉल के ऊपर, बट बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये 30 ओवर्स में जो फास्ट बॉलर्स करवाएंगे इसमें कोई हमारी खास बचत होने वाली है। रवीश, आपकी मुलाकातें हो रही हैं टीम मैनेजमेंट से, प्लेयर से भी आप मुलाकात करते रहते हैं, क्या चल रहा है इनके दिमाग में आफ्टर द लॉस? 2-1 से शिकस्त हो गई हमें, अब थोड़े से लड़के भी नए आए, तो व्हाट आर द थिंकिंग? देखिए, एक तो थोड़ी सी फ्रेशनेस आ जाती है नए लड़कों के आने से। 6 लड़के चले गए हैं, 6 नए लड़के आ गए हैं, एक फ्रेश स्टार्ट सा हो जाता है शुरू। और 50 ओवर्स थोड़ी सी मुख्तलिफ गेम है, शायद आपको इसमें मौके ज्यादा मिलते हैं 20 ओवर्स की क्रिकेट में टू मेक अ कमबैक और 2। दूसरा वही बात है कि इनकी फिटनेस जो है वो एक दफा फिर टेस्ट होगी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि न्यूजीलैंड जो है और जो जितनी भी अच्छी टीम्स है आजकल वर्ल्ड क्रिकेट में, वो अपनी पेस और स्पीड और फ्रेंटिक पेस से इनफैक्ट वो होश नहीं संभालने देती है पाकिस्तान को, क्योंकि ऐसे ही है जैसे कि बुलेट ट्रेन वर्सेस गुड्स ट्रेन है, चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो बैटिंग हो। चौका मारते हैं, फिर छक्का मारते हैं, फिर चौका मारते हैं, इसी तरह से बाउंसर करते हैं, यॉर्कर करते हैं।
आपके पास ऑप्शंस वो आपको डेवलप होने नहीं देते हैं, इतनी तेजी से हमला करते हैं कि आपके पास इसका जवाब ही नहीं है। तो आपको उसी लिहाज से इनको कन्फ्रंट करना पड़ेगा। ये अगर गुड स्ट्रेन की स्पीड से खेला न्यूजीलैंड के खिलाफ तो कोई चांस नहीं। अच्छा, हमने ड्रॉप इन पिचेस की भी बात की, सबने ये कहा कि ड्रॉप इन पिचेस में वो जान नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। आज मैं आपका स्टेटमेंट भी पढ़ रहा था जिसमें आपने कहा है कि हमें वहाब से नया गेंद कराना चाहिए। तो आप समझते हो कि वहाब को नया गेंद करना चाहिए बिकॉज ऑफ हिज पेस? कम से कम 2-3 ओवर बड़े तगड़े कर दे वो, तो थोड़ा हिलाए जो उसने एक दफा। देखो सीकू, आई मीन यू अंडरस्टैंड क्रिकेट, आपने फास्ट बॉलिंग की हुई है। मुझे ये बताएं कि दुनिया में फलसफा ये है कि आप विकेटें लेंगे और आप रन रेट गिराएंगे, अदरवाइज आपका कोई चांस नहीं है। तो आपके पास जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है जो आपको विकेट दे सकते हैं नए बॉल के ऊपर, वो आप ऐसे ही है जैसे कि अगर आप विव रिचर्ड्स को जो कि नंबर 3 पे बैटिंग करते थे उनको 6 नंबर पे भेज दें, 4 विकेटें गिरी हो, तो वो उस तरह की नेचुरल गेम नहीं खेल सकते थे। 3 नंबर के ऊपर जब 1 विकेट गिरी हो आपकी अप्रोच और हो जाती है। इसी तरह से वहाब रियाज जब फर्स्ट या सेकंड चेंज आते हैं तो प्रेशर क्रिएट हो चुका होता है उनके ऊपर। तो नए बॉल के ऊपर से वो प्रेशर डाल सकते हैं ऑपोजिशन के ऊपर, और पाकिस्तान को ऐसा चांस लेना पड़ेगा। मैं तो यही समझता हूँ कि शायद आपको एक इंच स्पिन से अटैक करना पड़े, इमाद वसीम से नया गेंद करवाए, उसके बाद आप एक और स्पिनर गौहर को लेके आए। देखिए तो सही ये करते क्या है स्पिन के खिलाफ, क्योंकि जब तक कि आप ऐसा सोचेंगे नहीं, ये आपको बिल्कुल ही न्यूट्रलाइज कर देंगे इस अगर पेस के साथ आपने सोचा कि उनको आउट करने का। नमीस, इवन दो इन्होंने शोएब मकसूद को रिटेन किया है, अहमद शहजाद को भी रिटेन किया है वनडे स्क्वाड के लिए, लेकिन हमने जो अभी 11 टीम स्क्वाड बनाया है उसमें ना अहमद शहजाद है ना शोएब मकसूद है। हमने असद शफीक को शामिल किया और बाबर आजम को शामिल किया है। आप समझते हैं ये 2 चीज़ें ज़रूरी हैं पाकिस्तान के स्क्वाड के लिए इस वक्त? ऐसा बैट्समैन हो जो स्टडी खेले। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये बाबर आजम पे मेरी होप्स बहुत हाई हैं, इसलिए कि बैलेंस है, मतलब है जब ये शॉट खेलते हैं कोई अकल से बैटिंग करते हैं। इनको तो 20 ओवर्स की क्रिकेट में भी होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जितना भी बैटिंग टैलेंट और पोटेंशियल जो सामने नजर आ रहा है उसमें ये सबसे अक्लमंद टैलेंट मुझे सामने दिख रहा है। ओनली टाइम विल टेल कि ये किस पाए के बैट्समैन निकलते हैं, बट आपको ये चेंजेस करनी पड़ेगी फ्रेशनेस लाने के लिए। इनको चांस देना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा है कि आपने 3 मैचेस दे दिए। शोएब को भी आपने 2 मैच दिए हैं, शायद एक आधा मैच आप खिला लें उनको 50 ओवर्स में, बट अदर देन दैट मुझे नहीं लगता है कि पुरानी साइड के साथ या पुराने बैटिंग ऑर्डर के साथ आप कुछ ज्यादा डेंट डाल सकते हैं न्यूजीलैंड में। ठीक, क्रिकेट के राजा रमीज राजा, बहुत शुक्रिया आपके एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए। रमीज राजा की आपने राय सुनी। पाकिस्तान के स्क्वाड को इस वक्त थोड़े से फ्रेशनेस की जरूरत है, और यकीनन अगर असद शफीक जो कि टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बाबर आजम जो कि टेक्निकली स्ट्रॉन्ग अगर टीम में आ जाते हैं तो बेहतरी आ सकती है। दानिश, इसके अलावा हमें जो है ना उनको रोल डिफाइन करना पड़ेगा। अगर हम बाबर आजम और असद को सिर्फ टीम में ना डालें, कोच उनको बिठाकर बताए कि हम आपको क्यों डाल रहे हैं, कि आपने पूरे ओवर खेलने, स्टडी खेलना है जैसे विलियमसन खेलता है, ताकि आप आखिरी तक ले जाएं, विकेटें एक तरफ से ब्लॉक कर दें, ताकि जो नीचे वाले लड़के मारने मूरने वाले लड़के हैं जो कि तेज़ खेलते हैं वो उसको मतलब है कि वो उसको यूटिलाइज कर सकें उन नीचे के ओवर्स को। तो आपको एक्सप्लेन भी उन्हें करना पड़ेगा। मेरे दिमाग में जो इस वक्त इशू चल रहा है, यूसुफ भाई आपकी तरफ आऊँगा इशू को लेकर, कि बाबर आजम 5वें नंबर पर खेलने वाला प्लेयर नहीं है, ऑल्दो उसने हमें उस नंबर पर खेल के दिया है, तो क्या बैटिंग ऑर्डर में कुछ रद्द-बदल हो सकता है? क्योंकि हम असद शफीक को तो 1 डाउन खिलाना चाहते हैं। देखिए, अगर मलिक को 3 कर दें, असद शफीक को 4 कर दें, 5 इसको कर दें, क्योंकि मलिक एक्सपीरियंस प्लेयर है और मेरा ख्याल है कि वो पिछले 14-15 साल से खेल रहा है और काफ़ी लंबी क्रिकेट उसने खेली है। तो नंबर 3 पे आप मलिक को करके 4 पे असद शफीक, 5, ये बुरा हमारा कॉम्बिनेशन नहीं होगा, ज़बरदस्त होगा। क्योंकि देखें, सीकू भाई सही कह रहे हैं कि इनको टीम में दोनों को डाल के इनको बताया जाए इनका रोल क्या है, लेकिन उसके साथ साथ इन्हें ख़ुद भी लर्न करना होगा। अभी ये वहाँ हैं, विलियमसन से बात करें, शर्माए नहीं, उससे पूछें कि हम कैसे इनिंग को बिल्ड करें, कैसे अपनी बैटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम पावर हिटिंग कर सकते हैं और गैप में कैसे खेल सकते हैं। ये लर्न करना चाहिए। ये बच्चे हैं, इनको ज़रूर जाना चाहिए, चाहे कोई भी अपोजिशन हो, किसी भी अपोजिशन का प्लेयर है अगर अच्छा खेलता है, प्रॉपर प्लेयर है, जैसे विलियमसन मैं समझता हूँ इस टाइम दुनिया का बेस्ट प्लेयर है, जितने भी प्लेयर इस टाइम खेल रहे हैं, तो हमें इनसे पूछना चाहिए, सीखना चाहिए। हमारे अपने भी कोचेज़ वहाँ हैं, उनको भी इनको बताना चाहिए, इन्हें उनसे भी लर्न करना चाहिए। हमारे प्लेयर्स डे बाय डे बेहतर हो सकते हैं। यूसुफ, एक और चीज़ ठीक हो जाएंगे। एक और चीज़ जो आपने बात की, बहुत अच्छी बात की। आई विश कि ये बात हम पहले उनको कन्वे कर देते कि कोच को चाहिए कि इनकी मीटिंग अरेंज कराए ताकि इन बड़े प्लेयरों से ये बात करें। दूसरी चीज़ ये कि
कि हमें इन लड़कों को कॉन्फिडेंस देना है। ये सबसे बड़ी जो मुसीबत है इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट की, कि हम अच्छे प्लेयरों को दबा के गिरा कर उनको ख़त्म करते हैं, रादर देन दैट कि उनको कॉन्फिडेंस दें कि बेटा तुम्हारी जगह मजबूत है। बिल्कुल, हमारे पास ऑप्शन नहीं है ज़्यादा। अगर आप फर्स्ट क्लास में भी देखें तो इतनी ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, और टीम में जो लड़के अभी खेल रहे हैं मैं समझता हूँ कि इतनी ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ये जो 2-3 लड़के हैं जिनमें नज़र आता है पोटेंशियल है कि ये प्रॉपर क्रिकेट खेल सकते हैं, असद शफीक है, बाबर आजम है, ये 2 प्लेयर ऐसे हैं कि ये अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं, प्रॉपर बैटिंग कर सकते हैं। ये इनको अगर खिलाना नहीं है तो टीम के साथ ज़रूर रखें ताकि ये लर्न करें, जहाँ भी जाएं दूसरी टीमों के साथ बात करें, अच्छे प्लेयर्स की बात सुने, और ये ख़ुद भी कोचेज़ जो हैं हमारे उनको बताएं, और इन्हें ख़ुद भी सीखना चाहिए। और नेट पे एक चीज़ होती है, जैसे सिकू भाई हम आपके साथ नॉकिंग करते होते थे, तो हमारी नॉकिंग ये नहीं होती कि आप बिल्कुल सीधी मुँह में फेंकते जाओ, मैं सीधी ड्राइवें मारता रहूँ। ऐसा नहीं है, मैच वाली हमें नॉकिंग करनी है। मैं सईद भाई से ये सीखा था। सईद भाई 20-25 मिनट की नॉकिंग करते थे, लेकिन वो मैच वाली करते थे, जहां मैच में उन्हें पता था कि ऑपोजिशन की बॉलिंग जो है वो उस तरह की नॉकिंग कर रहे होते थे। तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। हमारे लड़के नेट में बिल्कुल ईजी सी मेरा ख्याल नॉकिंग करते हैं। नॉकिंग वो करनी चाहिए मुश्किल, जितनी मुश्किल आप नॉकिंग करेंगे उतना ही मैच में आसानी होगी। मैं इस चीज़ पे मुझे 100% मैं श्योर हूँ कि ये दूसरी टीमें जितनी भी हैं, फिटनेस लेवल इसमें कोई शक नहीं उनका हमसे बहुत बेहतर होता है, लेकिन उन्होंने अपना स्किल लेवल भी बढ़ाया है। पहले से ज़्यादा स्किल लेवल आ गया उनका। खाली फिटनेस से चौके पे चौका, छक्के पे छक्के से चीज़ नहीं बनती जब तक कि आप में एबिलिटी ना हो, स्किल लेवल ना हो। जब हमारे प्लेयर्स में स्किल लेवल था, हमने पूरी दुनिया की टीमों को मारा, उस वक्त भी वो लोग हमसे बहुत ज़्यादा फिट होते थे। तो मसला सिर्फ ये है कि स्किल लेवल भी उन्होंने इम्प्रूव किया है। फिटनेस तो उनकी ऑब्वियसली बचपन से अच्छी होती है। हमारा फिटनेस लेवल हमेशा से बुरा रहा है, लेकिन अब पिछले 8-10 साल से हमारे पास एकेडमी है, कोचेज़ हैं, ट्रेनर्स हैं, फिजियोथेरापिस्ट हैं, सारी चीज़ें हैं। उसके बावजूद हमारी जो है ना फिटनेस इतनी अच्छी नहीं हुई और स्किल लेवल गिरता जा रहा है। हमारी क्रिकेट बेहतर होने से बजाय नीचे से नीचे जाती जा रही है। अगर आप रैंकिंग में देखें तो 8वें 9वें पे वनडे में है, 7वें में T20 में, टेस्ट में 4 पे आ गए हैं। तो ये इसका मकसद है कहीं ना कहीं ख़राबी है, सिस्टम में है ख़राबी, फर्स्ट क्लास लेवल पे ख़राबी है। ये सारी चीज़ें मिल मिला के हमारी टीम जो है नीचे से नीचे जा रही है। हम सबको इसको आगे जाके थोड़ी तब्दीलियां आना शुरू हो जाएं और टीम भी बेहतर कर परफॉर्म करना शुरू हो जाए। 25 तारीख से पहला वनडे इंटरनेशनल खेला जाने वाला है। टोटल कितना करना होगा पाकिस्तान को? अगर पाकिस्तान पहले खेल रहा है, एक सेफ टोटल क्या होगा वनडे के लिए? देखिए दानिश भाई, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरह वो माशाल्लाह ज़बरदस्त खेल रहे हैं न्यूजीलैंड वाले, तो मेरा ख्याल है कि हमें 300 रन तो करने ही चाहिए। इससे प्लस कर लें तो बोनस हो जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल है 300 पे भी थोड़े शको शबात होंगे हमें कि ये मुश्किल हो सकता है इनके लिए, लेकिन कोशिश करें तो हो भी सकते हैं। मेरे ख्याल से नथिंग अंडर 300। आप अभी ऑस्ट्रेलिया इंडिया की सीरीज़ देखें, इंडिया मार खा रहा है मगर वो 300 रन करता है फिर भी मार खा रहा है। और मतलब है कि 300 रन भी कम नज़र आ रहे हैं उन पिचेस के ऊपर। वो इसलिए कि उनको एक आदत होती है उन पिचेस पे खेलने की। तो मैं समझता हूँ कि रन हमें बड़े करने पड़ेंगे। ठीक, पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड में फ्रेशनेस आ गई है। 6 नए लड़कों ने ज्वाइन कर लिया, नया कप्तान होगा और एक नए माइंडसेट के साथ पाकिस्तान को ग्राउंड में उतरना होगा। प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होगा लड़कों पर। कुछ लड़के ऐसे हैं जो अपनी जगह बनाने के लिए टीम में खेल रहे हैं, बावजूद पाकिस्तान को 300 प्लस करना होगा। ये राय हमारे एक्सपर्ट्स की आज के इस प्रोग्राम में। लेट्स होप पाकिस्तान वनडे सीरीज़ बेहतर तरह से खेले और जीत के वापस पाकिस्तान के लिए दुआ करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।